हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवी और हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटी के लक्ष्मीकांत की 6th एडिशन की सीरीज़, जिसमें हम लोग अब प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आज देखने वाले हैं। इसमें हम क्या क्या देखेंगे कि प्रीएम्बल का टेक्स्ट क्या है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, उसके कीवर्ड्स क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, प्रीएम्बल पार्ट है कि नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, और अमेंडेबल होता है या नहीं होता है, इस सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीएम्बल में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, हम इसके बारे में देखेंगे कि कब ये प्रीएम्बल आया था। क्या जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिलीज़ हुआ था उसी दिन प्रीएम्बल को रिलीज़ किया गया था या इशू किया गया था, उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज़ को मैं लक्ष्मीकांत की 6th एडिशन की बुक से फॉलो कर रही हूँ। आपके पास 5th एडिशन है तो आप वहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं, और उसमें जो 4-5 चैप्टर ऐड हुए हैं वो आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। ठीक है, और इसके पहले पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का एक लेक्चर मैंने बना दिया है। सेलिएंट फीचर्स का भी हमारा कवर हो चुका है। ये प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, इनमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके एग्ज़ाम के हिसाब से मैं उनको अभी कवर कर रही हूँ। ये शॉर्ट रिवीजन नोट्स हैं, एकदम बहुत ज़्यादा डिटेल भी नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं है। आपका पूरा पॉलिटी इस लेक्चर्स में कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीएम्बल में क्या है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो पहला था जिन्होंने प्रीएम्बल इशू किया था। हमारी कंट्रीज़ में भी प्रीएम्बल को इशू किया गया था। ये प्रीएम्बल क्या होता है, इंट्रोडक्शन और द प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये एक इंट्रोडक्शन है। जैसे कोई बुक होता है ना, उसके पहले पेज पे पूरा इंडेक्स लिखा होता है कि इस बुक में क्या क्या है, वैसा ही प्रीएम्बल जो है उसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें किस चीज़ के बारे में प्रोविज़न दिए गए हैं। ठीक है, ये इसको ऐसे बोलते हैं समरी और एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, एन ए पालखी वाला जो थे, जो एमिनेंट ज्यूरिस्ट थे, उन्होंने बोला था कि प्रीएम्बल जो है वो आइडेंटिटी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का। जैसे हमारा आईडी कार्ड नहीं होता है जिसमें लिखा होता है कि हमारा डेट ऑफ बर्थ क्या है, हमारा फोटो लगा होता है, तो ये प्रीएम्बल भी जो होता है ना, आईडी कार्ड होता है। तो प्रीएम्बल क्या क्या होता है याद रखिएगा। एक तो इंट्रोडक्शन और प्रीफेस है कॉन्स्टिट्यूशन का, समरी है कॉन्स्टिट्यूशन की, दूसरा क्या है, आईडी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, फिर प्रीएम्बल जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है, तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो पास किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, उसके ऊपर बेस्ड है पूरा का पूरा प्रीएम्बल। और इसको एक बार अमेंड भी किया गया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, जिसमें 3 नए वर्ड्स ऐड किए गए थे। कौन कौन से थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। ठीक है, तो अभी तक क्या क्या समझ में आया। ये समरी है कॉन्स्टिट्यूशन की, इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का, आईडी कार्ड होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, फिर इसको अमेंड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1976 में। 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। ठीक है, ये क्या होते हैं इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ये तो मेन। अब टेक्स्ट क्या है, अगर आपने कभी प्रीएम्बल नहीं पढ़ा तो आपको एक बार तो ये प्रीएम्बल पढ़ना चाहिए, और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि देखो ऐसे दे दिया था, बी द पीपल ऑफ इंडिया, यहाँ से पढ़ो, बी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ, ऐसे पूछ लिया जाता है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स। अब इसमें पूछ लिया जाता है, सोवरेन के बाद सोशलिस्ट आता है, सेक्युलर आता है, ये ब्लैंक छोड़ दिया जाता है। इसके बाद कौन आएगा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आएगा, या ये 4 दे देते हैं, ये 2 पूछ लेते हैं, सोवरेन, सोशलिस्ट आएगा, ऐसे। ठीक है, तो ये आपको पूरा 2-3 बार ऐसे एक बार आँखों में, मतलब एक बार देख लेना तो आपको समझ में आ जाता है। अब जस्टिस कौन कौन सी प्रोवाइड की जाती है, तीनों जस्टिस हमारे यहाँ होती है, सोशलिस्ट, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, तीनों जस्टिस हमारे यहाँ होती है। सोशल जस्टिस मतलब कोई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, या इकोनॉमी मतलब सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है, पॉलिटिकल मतलब सबको इक्वल राइट है पॉलिटिशियंस बनने का, सबको इलेक्शन का राइट है, सबको इलेक्शन लड़ने का राइट है, इलेक्शन में वोट करने का राइट है। तो ये सारे जस्टिस हमारे यहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं। लिबर्टी है, सबको फ्रीडम है, कोई कुछ भी सोच सकता है, सबको थॉट की लिबर्टी है, एक्सप्रेशन की लिबर्टी है, बिलीफ और फेथ की, मतलब किसी भी रिलीजन में आपको फेथ है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, आपको कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि आप हिंदुज़म को ही फॉलो करो। वर्शिप, आप किसी भी भगवान की वर्शिप कर सकते हो। इक्वालिटी हमारे यहाँ पे दी गई है, स्टेटस में, अपॉर्चुनिटी में, और इसके अलावा प्रमोट किया जाता है फ्रेटर्निटी मतलब ब्रदरहुड प्रमोट की जाती है, जिससे इंडिविजुअल की डिग्निटी बनी रहे और यूनिटी और इंटीग्रिटी बनी रहे। अगर
अगर आपस में भाईचारा रहेगा, लोग आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, तो इससे क्या होगा, नेशन की इंटीग्रिटी बनी रहेगी। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने 26 डे ऑफ नवंबर 1949 को इसको अडॉप्ट किया था। तो प्रीएम्बल को अडॉप्शन की डेट कितनी होती है, 26 नवंबर 1949 को प्रीएम्बल को अडॉप्ट किया गया था। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि प्रीएम्बल को कब अडॉप्ट किया गया, तो उसमें एक डेट होगा 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो हमको लगेगा इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन आया था तो इसी दिन प्रीएम्बल को अडॉप्ट किया गया था, लेकिन नहीं, प्रीएम्बल का अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिया था। ठीक है, उसके बाद बाकी का जो कॉन्स्टिट्यूशन था इसके साथ कुछ और आर्टिकल्स को भी अडॉप्ट उस दिन रिलीज़ कर लिया था, लेकिन पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो 26 जनवरी 1950 को रिलीज़ किया गया था। अब इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, तो प्रीएम्बल जो है वो ये देता है कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अथॉरिटी है वो कौन है, पीपल ऑफ इंडिया है। वह हमारा जो सब कुछ है कंट्री का वो कौन है, कंट्री के लोग हैं, पीपल ऑफ इंडिया है। इंडियन स्टेट का नेचर क्या है, तो हम सोशलिस्ट हैं, सेक्युलर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक पॉलिटी हैं। मतलब हम सोशलिस्ट हैं, आपस में सोसाइटी के लिए काम करेंगे। सेक्युलर डेमोक्रेटिक है मतलब रिलीजन स्पेसिफिक नहीं है। रिपब्लिक है मतलब गवर्नमेंट, हमारी जो भी गवर्नमेंट बनेगी, जो भी हमारे हेड बनेंगे वो जनता के बीच में से आएंगे। रिपब्लिक पॉलिटी है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, क्या करना, जस्टिस देना, लोगों को लिबर्टी देना, इक्वालिटी देना और फ्रेटर्निटी हमारा ऑब्जेक्टिव है। कौन कौन से हैं, पहले तो जस्टिस प्रोवाइड करना, अगर किसी के साथ कुछ अनजस्टिस हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए जस्टिस देना, सबको अपना अपना फ्रीडम देना, लिबर्टी देना, सबको अपनी इक्वालिटी देना, ना तो किसी भी चीज़ के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। फ्रेटर्निटी मतलब सबके आपस में भाईचारे के साथ रहना है, ब्रदरहुड का फॉलो करना है। ठीक है, फिर अडॉप्शन डेट मैंने अभी बताई 26 नवंबर 1949 इज द अडॉप्शन डेट ऑफ द प्रीएम्बल। अब कीवर्ड्स क्या क्या हैं देखिए, अभी हमने जैसे देखा था पहले ही जो हमारी प्रीएम्बल की लाइन थी उसमें 5 वर्ड्स लिखे हुए थे, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ठीक है, उसके बाद जस्टिस प्रोवाइड की गई थी, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये सारे इसके कीवर्ड्स हैं। सोवरेन क्या होता है, मतलब सबसे इंडिपेंडेंट होना, किसी का, जैसे हमारी कंट्री क्या है, इंडिपेंडेंट है। क्या हमारी कंट्री के ऊपर यूएसए का कंट्रोल है कि यूएसए जो बोलेगा हम वही करेंगे, यूके जो बोलेगा वो करेंगे, नहीं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया हम उसके हिसाब से चीज़ें करेंगे, तो हम क्या है, सोवरेन है, हम अपने हिसाब से खुद डिसीजन ले सकते हैं। हमारे यहाँ के पॉलिटिशियन, हमारे लीडर, हमारी जुडिशरी, हमारे एग्जीक्यूटिव, और अगर ये सब गलत काम करते हैं तो पीपल, क्यों, कैसे, इलेक्शन होता है, अगर गवर्नमेंट सही काम नहीं करती है तो लोग क्या करते हैं, वो इलेक्शन के थ्रू उस पार्टी को हटा देते हैं, तो फिर नई पार्टी आती है। ठीक है, तो हमारी कंट्री क्या है, सोवरेन है, हमारा, हम एकदम इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ना ही हम किसी के डोमिनियन में आते हैं, तो हम सोवरेन हैं। दूसरा सोशलिस्ट। अच्छा, अब देखो सोवरेन के बारे में पहले देख लेते हैं। सोवरेन में देखो, हम ना ही डिपेंडेंट है ना ही डोमिनियन है किसी कंट्री के, हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट हैं। देयर इज़ नो अथॉरिटी है, वो हमारे ऊपर किसी और की अथॉरिटी नहीं है। इसके पहले जब हमारी कंट्री यूके के अंडर में कॉलोनी थी तब हमारे ऊपर हम इंडिपेंडेंट नहीं थे, सोवरेन नहीं थे। क्यों, क्योंकि हमारे ऊपर किसका रूल चल रहा था, हम किसके अंडर की कॉलोनी थे, ब्रिटेन के अंडर की कॉलोनी थे। तो वो जैसे रूल्स एंड रेगुलेशन लाते थे उसी को हमारी कंट्री को फॉलो करना पड़ता था, तो अब हम उस चीज़ से इंडिपेंडेंट हो गए हैं। 1949 मतलब 26 नवंबर 1949 ने को इंडिया जो है डिक्लेयर्ड द कंटिन्यूएशन ऑफ हर फुल मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन एंड एक्सेप्टेड द ब्रिटिश क्राउन एज द हेड ऑफ द कॉमनवेल्थ। ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेरेशन है कि हम कॉमनवेल्थ कंट्री के साथ रहेंगे लेकिन हम उनके अंडर में नहीं रहेंगे। ठीक है, ये हमारी इंडिया की सोवरेनिटी को कभी अफेक्ट नहीं करेगा। इंडियन जो मेंबरशिप है ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज़ नो वे कॉन्स्टिट्यूट अ लिमिटेशन ऑन हर सोवरेनिटी। चाहे हम कॉमनवेल्थ के मेंबर हो, चाहे हम यूएनओ के मेंबर हो, ये हमारी सोवरेनिटी को कभी अफेक्ट नहीं करेगा। तो हम एक इंडिपेंडेंट मेंबर है, सोवरेन स्टेट है। इंडिया कैन ईदर एक्वायर अ फॉरेन टेरिटरी और सीड अ पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी इन द फेवर ऑफ द फॉरेन स्टेट। इंडिया अपनी मर्जी से किसी को अपना एक पार्ट दे सकता है और चाहे तो गुस्सा है तो उसका पार्ट ले भी सकता है। ठीक है, इसलिए इंडिया एकदम इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट आता है जो है वो सोशलिस्ट। सोशलिस्ट जो वर्ड था वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया था तब नहीं था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1976 में ऐड किया गया था। अब 1976 मतलब आपको याद आ जाना चाहिए इमरजेंसी का टाइम, 1975 से 77। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं क्योंकि इसने बहुत सारी चीज़ें चेंज की थी। हमने
फर्स्ट लेक्चर में देखा था पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में बहुत सारी चीज़ें ऐड हुई, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन अब हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सोशलिस्ट कंटेंट रखा था, मतलब सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करना है, ऐसा किस में लिखा था, डीपीएसपी में लिखा है कि डीपीएसपी में बहुत सारे सोशलिस्ट प्रोविज़न दिए गए हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट क्या करेगी, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगी आगे फ्यूचर में क्या अच्छा है लोगों के लिए, जैसे एजुकेशन प्रोवाइड करना, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, इक्वल पे प्रोवाइड करना, ये सारी चीज़ें डीपीएसपी में लिखी गई हैं जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए होती हैं। लेकिन हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिस्ट वर्ड नहीं था, प्रोविजंस थे, ठीक है। पर ये ऐड किया गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। एक मिनट, ये देखिए, द इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म इज़ अ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म नॉट अ कम्युनिस्ट सोशलिज्म। हमारे जो कंट्री का सोशलिज्म है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म होना मतलब क्या होता है कि लोगों के हिसाब से हमारी कंट्री काम करती है, ठीक है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है लेकिन इक्वल रिसोर्सेज नहीं प्रोवाइड करती है। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन एंड द अबॉलिशन ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म ऑन दी होल्ड्स फेथ इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी वेयर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट साइड बाय साइड। हमारे यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी चलती है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में, मतलब सब लोग अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। पब्लिक क्या करती है, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है। प्राइवेट सेक्टर्स क्या करते हैं, इकोनॉमी को बूस्ट करने में हेल्प करते हैं, तो मिक्स्ड इकोनॉमी चलती है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एम्स टू, हमारा जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म हमने अडॉप्ट किया है वो क्या करेगा, एक तो पॉवर्टी को एंड करेगा, डिसीज़ को ख़त्म करेगा, इनइक्वालिटी जो है अपॉर्चुनिटी की उसको ख़त्म करेगा, ठीक है। तो मार्क्सिज्म और गांधीज़म का ब्लेंड है हमारे यहाँ। सिर्फ हमने गांधीज़म के प्रिंसिपल नहीं लिए, ना ही सिर्फ मार्क्सिज्म के लिए, दोनों के लिए। क्या क्या है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, पॉवर्टी को एंड करना है, डिसीज़ ख़त्म करना है, जैसे अभी कोविड डिसीज़ चल रहा है तो उसके लिए, उसकी जनता को बचाने के लिए जो गवर्नमेंट है वो डिसीज़न ले सकता है। जैसे लॉकडाउन का डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया, क्यों, सोशल वेलफेयर के लिए। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है हमारे यहाँ पे, ठीक है। अभी वैक्सीन जो हमारे यहाँ पे बन रही है, तो जो वैक्सीन बनेगी उसको सब लोगों तक पहुँचाने का काम किसका है, हमारी कंट्री का है, हमारी गवर्नमेंट का है, ठीक है। अच्छा बताइए कौन कौन सी 2 वैक्सीन बन रही है। एक बन रही है कोवैक्सीन, ठीक है, एक बन रही है कोविशील्ड। ये 2 वैक्सीन आई हैं। अच्छा आपका रिवाइज कीजिएगा, कोवैक्सीन किसने बनाई है, कोविशील्ड किसने बनाई है, फिर मैं इसका आंसर आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूँगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हम लोगों ने ये हमने पढ़ लिया डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। अब सेक्युलर क्या होता है, सेक्युलर मतलब होता है, ये वर्ड भी ऐड किया है, 3 वर्ड्स ऐड किए प्रियम्बल में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। तो सोशलिज्म हमने देख लिया। अब सेक्युलर क्या होता है, सेक्युलर मतलब होता है कि हमारी कंट्री किसी पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो नहीं करती। जैसे पाकिस्तान है, वो सेक्युलर कंट्री नहीं है, क्यों, क्योंकि उसका जो मेन रिलीजन है वो कौन है, मुस्लिम। सऊदी अरेबिया, वो भी सेक्युलर कंट्री नहीं है क्योंकि उनका मेन रिलीजन क्या होता है, मुस्लिम, इस्लाम, ठीक है। अब जैसे यूके और यूरोप की जो कंट्री हैं वो मेनली क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती हैं, तो वो भी सेक्युलर नहीं है। तो हमारे यहाँ पे जो सेक्युलर वर्ड है वो भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1976 में ऐड किया गया था, जबकि जो सेक्युलर स्टेट का कॉन्सेप्ट जो था ऑलरेडी मेंशन किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। आर्टिकल 25 से 28 जो फंडामेंटल राइट्स आते हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, वो उसमें सेक्युलर का पूरा कॉन्सेप्ट दिया गया है, जिसमें हमको पूरी फ्रीडम दी गई है कि हम कोई सा भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस कर सकते हैं, उन सब की फ्रीडम हमको दी गई। तो सेक्युलर वर्ड मेंशन नहीं था, लेकिन उसकी सेक्युलर स्टेट की डेफिनेशन हमको प्रोवाइड की गई थी। और ये एक हमारी इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन लिया है सेक्युलर, वो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, नेगेटिव नहीं है। हमारे यहाँ पे इसका मतलब सेक्युलर मतलब क्या होता है, ऑल रिलीजन इन आवर कंट्री हैव द सेम स्टेटस एंड सपोर्ट फ्रॉम दी स्टेट। सबको सेम स्टेटस दिया जाएगा और सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा स्टेट से। ऐसा नहीं है कि हिंदुओं का कोई फेस्टिवल है तो उसके लिए ही सिर्फ सपोर्ट या फिर वैकेशन दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, हॉलीडे दिया जाएगा। अगर इस्लाम का रिलीजन का भी कोई फेस्टिवल है, जैसे ईद आती है उसका भी छुट्टी रहती है, गुरु नानक जयंती है उसकी भी छुट्टी रहती है। सारे रिलीजन के जो फेस्टिवल आते हैं, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, उस दिन ऑफ रहता है, ठीक है। तो इसलिए हमारी कंट्री क्या है, सेक्युलर फॉलो करती है। फिर आता है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक पॉलिटी मतलब क्या होता है, हमारी जो कंट्री है वो क्या है, लोगों के ऊपर डिपेंड करती है। इलेक्शन में वोटिंग करने जाते हैं ना, तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर आता है, ठीक है। तो 2 टाइप की डेमोक्रेसी होती है वर्ल्ड में। एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी,
ठीक है। एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, डायरेक्टली लोग जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, हमारे यहाँ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कैसे वो मैं बताऊंगी, ठीक है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी जैसे स्विट्ज़रलैंड में है, वहाँ पे क्या होता है, जब भी कोई चीज़ का डिसीजन लिया जाता है तो लोगों के बीच में रेफरेंडम किया जाता है, मतलब उसमें लोगों से पूछा जाता है आप इस चीज़ से सहमत हैं या नहीं है, तो लोग आंसर करेंगे यस और नो। तो जो जितने % यस ज़्यादा होगा उसकी चीज़ें वो चीज़ें पास हो जाती है, तो उसको रेफरेंडम बोलते हैं। एक फॉर्म होता है इनिशिएटिव, दूसरा होता है रिकॉल, चौथा होता है प्लेबिसाइड करना, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें होती है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में होता है। हमारे इंडिया में ऐसा नहीं होता है। हमारे इंडिया में ऐसा होता है क्या, जैसे CAA आया तो क्या हमारे यहाँ जैसे लोगों से पूछने जाते हैं कि CAA एक्ट पास करें या नहीं करें, नहीं करते हैं। हमारे यहाँ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि हम क्या करते हैं, कुछ लोगों को इलेक्ट करते हैं और वो इलेक्टेड लोग होते हैं वो हमारे बिहाफ में काम करते हैं, ठीक है। जो भी MPs और MLAs होते हैं उनको हम लोग इलेक्ट करते हैं, फिर वो हमारे लिए लॉज एंड रेगुलेशंस बनाते हैं। जैसे वो सेम एग्जांपल मैं वापस लेती हूँ, हमने जिन MPs को चुना इलेक्शन के थ्रू, वो सब पार्लियामेंट में जाके क्या करते हैं, CAA एक्ट बनाया है उन लोगों ने, अब वो पास हो गया, ठीक है। तो वो हमारे बिहाफ में पास कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। समझ में आया इतना? ओके। फिर क्या होता है अब हमारे यहाँ पे दिस इज़ द टाइप ऑफ डेमोक्रेसी ऑल्सो नोन एज द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें हमारे रिप्रेजेंटेटिव को भेजा गया है। हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजा जो हमारे बिहाफ में गवर्नमेंट को रन करेंगे, ठीक है। इस रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में भी 2 काइंड होते हैं, एक होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म और एक होती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म। हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, ठीक है। कौन सी डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, हमने जो UK से ली है, ठीक है। जिसमें क्या होते हैं, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर इट्स पॉलिसीज एंड एक्शन। जो भी पॉलिसीज़ और एक्शंस बन रहे हैं उसमें एग्जीक्यूटिव जो होता है वो लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी होती है, मतलब सब लोग वोट करते हैं जो 18 ईयर्स से ऊपर के हो, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते हो, ठीक है। पीरियोडिक इलेक्शन होते हैं, हर 5 साल में इलेक्शन होता है। रूल ऑफ लॉ होता है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी होती है, अगर इलेक्शन में कुछ गलत हो रहा है तो जुडिशियरी उसको संभाल सकती है। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे होती हैं। तो डेमोक्रेटिक यूज इन द प्रियम्बल इन द ब्रॉडर सेंस एम्ब्रेसिंग नॉट ओनली पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बट ऑल्सो सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी। जो डेमोक्रेटिक वर्ड यूज़ किया गया है प्रियम्बल में वो बहुत ज़्यादा ब्रॉडली यूज़ किया गया है। उसमें पॉलिटिकल डेमोक्रेसी भी आती है, सोशल डेमोक्रेसी भी आती है, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी आती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आती हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट आएगा हमारा रिपब्लिक। रिपब्लिक में क्या होता है, डेमोक्रेटिक पॉलिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2। देखो रिपब्लिक जो डेमोक्रेटिक पॉलिटी होती है उसको 2 भाग में डिवाइड किया है, एक मोनार्की होती है, एक रिपब्लिक होती है। रिपब्लिक मतलब एक सॉरी देखो जो डेमोक्रेटिक पॉलिटी होती है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक तो रिपब्लिक होती है, एक मोनार्कियल होती है। जैसे मैंने इसके पहले लेक्चर में बताया था, हमारे यहाँ पे जो हेड होता है वो रिपब्लिक हेड होता है। जैसे प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट हमारी कंट्री का हेड होता है, तो वो कौन है, इलेक्टेड हेड होता है। लेकिन ब्रिटेन का जो हेड है वो मोनार्कियल हेड होता है, जो वहाँ की जो मोनार्की चलती आ रही है उनका जो राजा होगा वो ही उनका हेड होता है, तो वो मोनार्कियल हेड में आता है। हमारे यहाँ पे लेकिन कौन है, रिपब्लिक हेड है, ठीक है। तो जो भी हेड ऑफ द स्टेट इज़ ऑलवेज इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन अ फिक्स्ड पीरियड, जैसे कि USA में होता है और इंडिया में होता है। रिपब्लिक इन आवर प्रीएम्बल इंडिकेट्स द इंडिया हैज़ इलेक्टेड हेड कॉल्ड द प्रेसिडेंट। अब इंडिया में इलेक्टेड हेड कौन है, प्रेसिडेंट है, और वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, ठीक है। 5 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है। Republic also means 2 or more things. One is vesting of the political sovereignty in the people and not in the single individual like a king. हमारे यहाँ पे जो रिपब्लिक हेड इलेक्ट किया जाता है वो लोगों में से ही इलेक्ट किया। जैसे अभी कौन है, रामनाथ कोविंद जी हैं, ठीक है, रामनाथ कोविंद, तो वो कौन है, इलेक्टेड हेड है, जो लोगों के बीच में से चुने गए हैं, ठीक है, ना कि मोनार्कियल हेड है। मोनार्कियल हेड में क्या होता है, जो एक रॉयल फैमिली होती है उसी में से एक जो होता है वो इलेक्टेड हेड, वो हेड बनता है, नॉट इलेक्टेड हेड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, रिपब्लिक। तो रिपब्लिक में इलेक्टेड हेड है जो कि हमारे प्रेसिडेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा जस्टिस। जस्टिस में क्या होता है, अलग अलग फॉर्म की जस्टिस होती है, जैसे सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है। अब सोशल जस्टिस में कौन होता है, इसमें इक्वल ट्रीटमेंट किया जाता है सिटीजन्स के साथ,
कोई सोशल डिस्टिंक्शन नहीं किया जाता कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन, सेक्स, इन सब के बेसिस पे। सोशल जस्टिस मतलब जिसमें कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। इकोनॉमिक जस्टिस मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स, मतलब पैसों के हिसाब से कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इसमें इनइक्वालिटी ऑफ इन वेल्थ, इनकम एंड प्रॉपर्टी, इन सबको दूर करने की कोशिश की जाएगी। इट इन्वॉल्व्स द एलिमिनेशन ऑफ ग्लेयरिंग इनइक्वालिटीज़ इन वेल्थ, इनकम एंड प्रॉपर्टी। इसलिए हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, जो लोग रिच हैं उन लोगों से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करती है, जो लोग पुअर है उन लोगों को सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है। सब्सिडी प्रोवाइड करना मतलब उनको पैसे, कोई चीज़ जैसे मान लो गैस सिलेंडर है, उस पर सिर्फ सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। सब्सिडी मतलब जैसे गैस सिलेंडर आता है 1000 का आता है, तो उसमें से 500 क्या करेगी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी और 500 वो जनता से लेगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सब्सिडी देना, अपनी तरफ से थोड़ा एड दे देना जिससे जनता को वो कम पैसों में मिले, ठीक है। तो ऐसे जो इनइक्वालिटी है इकोनॉमिकली उसको कम करने की कोशिश की जाती है। पॉलिटिकल जस्टिस में क्या होता है, इक्वल पॉलिटिकल राइट है, इक्वल पॉलिटिकल ऑफिस, जैसे आज मैं चाहूँ तो मैं भी पीएम बन सकती हूँ, तुम चाहो तो तुम भी पीएम बन सकते हो। और कोई भी जैसे कि मोदी जी हैं, वो देखो जैसे कोई भी इंसान जो है वो अगर उसके अंदर कैलिबर है इलेक्शन लड़ने का, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करने का, तो वो क्या कर सकता है, पीएम बन सकता है। मैं नहीं बनूंगी पीएम, ऐसे गलत मत सोच लेना, बस मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही थी, ठीक है। तो कौन कौन सी 3 है, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। जैसे सोशल मतलब सोसाइटी इक्वल, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। इकोनॉमिकल मतलब इक्वालिटी लेके आना है, इनकम में पॉवर्टी ख़त्म करना है। पॉलिटिकल मतलब सबको इक्वल एक्सेस है हमारी गवर्नमेंट का पार्टिसिपेट करने का। फिर आती है लिबर्टी। लिबर्टी मतलब क्या होता है, फ्रीडम होना, कोई रिस्ट्रिक्शन ना होना, हर इंडिविजुअल अपनी एक उनकी जो चाहे वो कर सके, उसको बोलते हैं हम लिबर्टी, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना है, इंडिविजुअल पर्सनालिटीज़ को डेवलप करना। प्रीएम्बल जो होता है वो सबकी लिबर्टी है उसको सिक्योर करने का काम करता है। जैसे थॉट की लिबर्टी होना चाहिए, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, थॉट, ये सारे हमारे फंडामेंटल राइट में है। फंडामेंटल राइट भी है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम वाला जो फंडामेंटल है उसमें स्पीच एंड एक्सप्रेशन की हमको लिबर्टी है। तो ये सारी केस में आती है, लिबर्टीज़ में आती हैं, ठीक है। फिर आता है इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब क्या होता है, इट मीन्स द एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज टू एनी सेक्शंस ऑफ दी सोसाइटीज़। पहले क्या होता था, जैसे देखो इक्वालिटी वर्ड कैसे आया, पहले क्या होता था, जो राजा की फैमिली उनको बहुत ज़्यादा प्रिविलेज दिए जाते थे, जो नॉर्मल जनता होती है उसको नहीं दिए जाते थे। तो अब क्या प्रोविज़न रखे गए हैं कि किसी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को एक्स्ट्रा प्रिविलेज नहीं देना है, स्पेशल प्रिविलेज नहीं देना है, सबको एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज़ देनी है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, उसको हम बोलते हैं इक्वालिटी। ये जो इक्वालिटी है वो फंडामेंटल राइट में रखे गए हैं आर्टिकल 14 से लेके 18 तक। इक्वालिटी बिफोर द लॉ मतलब सारे लॉज के सामने सब इक्वल है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो नॉर्मल पीपल हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे पीएम हो, उन सब वो लॉ के सामने सब इक्वल हैं। प्रोहिबिशन और कोई भी प्रोहिबिशन नहीं किया, मतलब कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा रिलीजन, रेस, कास्ट और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से। अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी दी गई है, अनटचेबिलिटी को रिमूव किया गया है, टाइटल्स को अबॉलिश कर दिया गया है। ये सारी चीज़ें जो आती हैं वो राइट टू इक्वालिटी में आती हैं। उसके अलावा एडल्ट सफरेज दिया गया है, मतलब सबको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, मतलब सब लोग इक्वली वोट करते हैं। जो भी 18 ईयर्स से ऊपर का है उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप अगर फीमेल हो तो आप वोट नहीं कर सकते, मेल हो तो वोट कर सकते, ऐसा कुछ भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। फिर डीपीएसपी जो है आर्टिकल 39 की, वो मैन एंड वुमेन की इक्वल राइट के बारे में बताती है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, मतलब जैसे टीचिंग है, ठीक है, मैन भी वर्क करते हैं, वुमेन भी कर रहे हैं, ठीक है, मैन वुमेन। ऐसा नहीं कि मैन की सैलरी आप 5000 कर दो और वुमेन को उसी वर्क के लिए 2500 दो, तो दिस इज़ नॉट गुड। अगर सेम वर्क के लिए इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, अगर इक्वल वर्क करें तो दोनों को इक्वल पे करो, जेंडर स्पेसिफिक मत बनो, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा फ्रेटर्निटी, मतलब सेंस ऑफ ब्रदरहुड। कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो प्रमोट करता है फीलिंग्स ऑफ द फ्रेटर्निटी बाय द सिस्टम ऑफ द सिंगल सिटीजनशिप। ऑल्सो द फंडामेंटल ड्यूटीज़, हमारे यहाँ पे ब्रदरहुड को प्रमोट किया गया है क्योंकि हमारे इंडिया में इसलिए सिंगल सिटीजनशिप रखी है कि हम सब भारतीय हैं या हम सब इंडियंस हैं, ठीक है, एक जैसे हमारे अंदर फीलिंग जनरेट हो। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया आर्टिकल 51A के थ्रू, जिसके अकॉर्डिंग ड्यूटीज़ दी गई हैं सिटीजन्स को कि अपनी हारमोनी को प्रमोट करना, कॉमन ब्रदरहुड रखना, ठीक है, और
रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज़ को फॉलो करना। हमारी इंडिया जैसे बहुत डाइवर्स कंट्री है, ठीक है। अब देखो इसमें लिखा है फ्रेटर्निटी हैज़ टू अश्योर टू थिंग्स, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। हर इंडिविजुअल की डिग्निटी को भी मेंटेन करके रखना है और इंटीग्रिटी जो है नेशन की उसको भी मेंटेन करके रखना है। अब ये जो वर्ड है इंटीग्रिटी वो ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू। तो हमने देखा कि एक तो सोशलिस्ट, एक सेक्युलर और एक इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड ऐड किए गए थे। चलिए इसमें अब कुछ नहीं है। अब देखिए सिग्निफिकेंस क्या है, प्रीएम्बल का क्या यूज़ है, क्या सिग्निफिकेंस है। तो ये हमारी बेसिक फ़िलॉसफी बताता है, फंडामेंटल वैल्यूज़ के बारे में बताता है, पॉलिटिकल, मोरल, रिलीजियस क्या क्या होते हैं, ठीक है। के.एम. मुंशी ने प्रीएम्बल को बोला था हॉरोस्कोप ऑफ दी आवर सोवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है, हॉरोस्कोप ऑफ दी आवर सोवरन डेमोक्रेटिक पब्लिक, ठीक है। यही सिग्निफिकेंस है कि हमारा हॉरोस्कोप है और ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उसकी समरी है, आईडी कार्ड है, उसके बारे में हमको सब बताता है। मेन जो की फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कि हमको इक्वालिटी को प्रमोट करना है, सेक्युलर स्टेट रखना है, फिर फ्रैटर्निटी को फॉलो करना है और सोशलिस्ट फॉलो करना है, ये सारी चीज़ें प्रीएम्बल में लिखी गई हैं। प्रीएम्बल पार्ट है या नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो प्रीएम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके लिए 2 केस आए थे, सॉरी, ठीक है। पहला जो केस आया था, 3 ही आए थे। पहला जो केस आया था बेरूबारी यूनियन केस 1960, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला था प्रीएम्बल जो है वो पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। ये देखो प्रीएम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको इतना फोकट आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। आप चाहे तो इसके साथ मेरे ही साथ शॉर्ट नोट्स भी बनाते जाइए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बोल रही हूँ। जैसे प्रीएम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हेडिंग डालो, तो पहला केस लिख लो बेरूबारी यूनियन केस 1960। अब इसमें इसका डिसीजन क्या है, प्रीएम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट केस आएगा केशवानंदा भारती केस 1973। इसमें प्रीएम्बल ने डिक्लेयर किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि प्रीएम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। प्रीएम्बल जो है वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ऐसा उन्होंने बोला था। फिर LIC ऑफ इंडिया केस आया था 1995। उसमें अगेन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रीएम्बल जो है वो इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो 3 केस हो गए, पहला हो गया बेरूबारी केस, दूसरा हो गया केशवानंदा भारती केस और तीसरा हो गया LIC केस। ये आया था 1960 में, यह आया था 1973 में, ये आया 1995 में, ठीक है। तो ये सारे हो गए। इसमें इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इसको अब हटाया नहीं जा सकता है, ठीक है। अब 2 थिंग्स जो भी नोट करने की है, प्रीएम्बल इज़ नीदर अ सोर्स ऑफ पावर टू द लेजिस्लेचर और अ प्रोविजन अपॉन द पावर ऑफ लेजिस्लेचर। प्रीएम्बल जो होता है ना तो वो लेजिस्लेचर जो होते हैं हमारे उनको पावर देता है, ना ही उनकी पावर को प्रोहिबिट करता है, पहली चीज़। दूसरा क्या चीज़ है, इट इज़ नॉट जस्टिसिएबल, दैट इज़ प्रोविजंस आर नॉट एनफोर्सिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। इसमें जो प्रोविजंस लिखे गए हैं वो किसी भी कोर्ट उसके वायलेशन के लिए आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते। तो ये क्या है, नॉन जुडिशिएबल है और ना ही ये किसी मतलब लेजिस्लेचर को ना ही पावर देते हैं, ना ही उनकी पावर को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो ये 2 चीज़ें जो प्रीएम्बल के बारे में नोट करने वाली है। अब है अमेंडेबिलिटी, क्या हम प्रीएम्बल को अमेंड कर सकते हैं? ऑब्वियसली हम इतनी देर से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रीएम्बल में 3 वर्ड्स को ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ठीक है। तो ये अमेंडेबल है ऑब्वियसली। चलिए तो एक बार हम रिवाइज़ कर लेते हैं सारी चीज़ों को, हमने क्या क्या डिस्कस किया अभी तक प्रीएम्बल के बारे में। तो पहले तो हमने देखा कि प्रीएम्बल जो है सबसे पहला प्रीएम्बल USA का है। हमारी इंडिया में जो प्रीएम्बल है वो 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के थ्रू। इसको क्या क्या बोला जाता है, एक तो आईडी कार्ड होता है, ये समरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। फिर और क्या क्या है, इसको इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने देखी। फिर 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी वर्ड को ऐड किया गया, ये हमने देखा। फिर टेक्स्ट में हमने देखा था बी द पीपल ऑफ इंडिया, सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये सारी चीज़ें, जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी है, और 26 नवंबर को इसको अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमने इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या देखे कि जो सोर्स है वो कौन है,
पीपल है इसके सोर्स, नेचर क्या है, सोशल है, सेक्युलर है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी को मेंटेन करना ऑब्जेक्टिव है। अडॉप्शन क्या किया गया था, 26 नवंबर 1949 को किया गया था। फिर कीवर्ड्स क्या क्या है, सोबरन है मतलब इंडिपेंडेंट है, किसी कंट्री का हमारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। सोशलिस्ट है मतलब सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करता है, ठीक है। तो ओके, और हमारी जो कंट्री फॉलो करती है वो है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, जो पोवर्टी को एंड करने के लिए, डिसीज़ को एंड करने के लिए, इनइक्वालिटी जो है अपॉर्चुनिटी उसके एंड करने के लिए काम करती है। थर्ड जो हमने देखा था वो था सेक्युलर, ये वर्ड ऐड किया गया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, ऑलरेडी ऐड किया गया है लेकिन ऑलरेडी इसके बारे में मेंशन था आर्टिकल 25 से लेकर 28 के बीच में फंडामेंटल राइट्स में, ठीक है। फिर डेमोक्रेटिक में हमने देखा कि हमारे यहाँ पे कौन सी डेमोक्रेसी है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, जिसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी बोलते हैं, जिसके थ्रू हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं और पार्लियामेंट में भेजते हैं, जो हमारे बिहाफ में पूरी कंट्री को रन कर सकें, ठीक है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी हमारे यहाँ पर है, जिससे सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि सब अपने हेड को अपनी पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं उनको इलेक्ट कर सकें। पीरियोडिक इलेक्शंस होते हैं, अगर कोई भी गवर्नमेंट 5 साल में अच्छा नहीं कर पाई तो हमारे पास पावर है कि हम उनको अल्टर कर सकते हैं। रूल ऑफ लॉ है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, ये सारी चीज़ें हमने देखी। फिर रिपब्लिक है हमारी कंट्री, ठीक है। हमारे यहाँ पे रिपब्लिक है मतलब हमारा जो प्रियम्बल है उसमें इलेक्टेड हेड जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है, जिसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है। जबकि यूके में जो है इलेक्टेड जो हेड होता है वो मोनार्कियल हेड होता है, मतलब कोई राजा की फैमिली को बिलोंग करता है। जस्टिस कैसी है हमारे यहाँ पे, 3 तरह की जस्टिस। सोशल जस्टिस है मतलब कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है सोसाइटी में ना, ठीक है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा हमारी सोसाइटी में, ये हमारा सोशल जस्टिस है, ठीक है। लेकिन कुछ प्रिविलेजेस दिए जाएंगे एसटीज़ एंड ओबीसीज़ को, क्योंकि उनको सोशल इक्वालिटी में लेके आना है इस वजह से, ठीक है, इसलिए सोशल इक्वालिटी है। इकोनॉमिक जस्टिस हमारे यहाँ प्रोवाइड की जाती है, जो इनइक्वालिटी है इनकम में, वेल्थ में, प्रॉपर्टी में, उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश की जा रही है, टैक्सेस के थ्रू किया जाता है। फिर पॉलिटिकल जस्टिस है हमारे यहाँ पे कि कोई भी इंसान पब्लिक ऑफिस को एक्सेस कर सकता है, उसके लिए बस उसको केपेबल होना चाहिए, अपनी क्वालिटी बिल्डिंग करने की ज़रूरत है। लिबर्टी दी गई है, सबको इक्वल फ्रीडम दी गई है हर चीज़ के लिए। फिर इक्वालिटी के बारे में हमने देखा कि राइट टू इक्वालिटी 4 फंडामेंटल राइट्स है, हमको सब कुछ इक्वालिटी दी गई है, स्टेटस, अपॉर्चुनिटी, सब चीज़ों के लिए इक्वालिटी दी गई है, ठीक है। फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी इक्वल पे और इक्वल वर्क की बात की गई है। फ्रेटर्निटी में हमने देखा कि ब्रदरहुड की बात की गई है, इंडिविजुअल की डिग्निटी को भी मेंटेन करना है और नेशन की यूनिटी और इंटीग्रिटी को भी मेंटेन करना है, ऐसा हमारे फ्रेटर्निटी वाले कॉन्सेप्ट में बिल्ड किया गया। सिग्निफिकेंस क्या है, ये जो प्रिंसिपल है वो बेसिक प्रीएम्बल जो हमारी बेसिक फिलोसफी को बताता है, फंडामेंटल वैल्यूज़ के बारे में बताता है, पॉलिटिकल, मोरल और रिलीजियस जो हमारे फंडामेंटल वैल्यूज़ हैं उनके बारे में बताता है, ठीक है। सिग्निफिकेंस हो गया। प्रीएम्बल पार्ट है या कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं है, तो हमने 3 चीज़ पढ़ी, बैरुवारी केस, केशवानंदी भारती केस और LIC केस। ये आता है 1960 में, 1973 में, 1995 में। इसमें प्रीएम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, केशवानंद भारती में इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, हमने ये देखा। उसके बाद अमेंडेबल है या नहीं है, यस अमेंडेबल है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमने इसको अमेंड किया है, तो ये हो गया प्रीएम्बल वाला पार्ट, ठीक है। चलिए, इसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है आप इनको सिर्फ ऐसे एक सेंटेंस में भी आप इसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। ये पूरा चैप्टर हो गया लक्ष्मीकांत बुक का प्रीएम्बल वाला। अब आगे हम नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर नहीं पसंद आता है तो प्लीज़ डिसलाइक कीजिए, और क्या क्या चीज़ें इंप्रूव करनी चाहिए वो कमेंट बॉक्स में सजेशन दीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।